नज़ीन, अभी इस जंग को 6 दिन हुए हैं और दुनिया के जो लॉसेस हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर पहुंच चुके हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि ये जंग तो और ज्यादा ड्रैग होने जा रही है और ये बहुत एक लंबी जंग बनती हुई हमें नजर आ रही है। इवन हमें ये ग्राउंड वॉर बनती हुई नजर आ रही है, ये हमें एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता हुआ मामला नजर आ रहा है। और यानी दो चीजें इस वक्त इसका मुसलसल खतरा बरकरार रहेगा, वो ये है कि न्यूक्लियर वॉर और ये एक आलमी जंग भी जब वो हो सकती है। अब जो पेंटागन की स्टेटमेंट सामने आ रही है, पेंटागन ये कहा है कि ये जंग सितंबर तक जब वो चल सकती है। इस वक्त हम मार्च के अंदर हैं और जब ये जंग शुरू हुई है और अटैक किया गया है तो ट्रंप ने कहा कि ये एक इजी विन होगा और ये एक बड़ी शॉर्ट सी वॉर होगी। तो करते करते अब ये मामला ये पहुंच गया है कि अब वो कह रहे हैं कि ये सितंबर तक भी जंग चल सकती है। और एक बार फिर ये अमेरिका ही की कैलकुलेशन है कि ये जंग सितंबर तक जब चल सकती है और क्या पता कि अब ये कितने साल चलेगी और कहां से कहां मामला जाएंगे और ये किस किस को अपने अंदर जब ड्रैग कर लेगी। इन 6 दिनों के अंदर ये पता नहीं कितने मुल्कों को, अगर हम गिनने बैठ जाए तो ये 15 13 14 15 मुल्कों को तो बरह रास्त मुतासर कर रही है। यानी टर्की आप ले लें, यानी कि अजरबैजान आप ले लें, लेबनान, शाम, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ईरान, ये तो वो ममालिक हैं जो बरह रास्त इससे जब मुतासर हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो सारी ये पूरी दुनिया को इस वक्त मुतासर कर रही है। तो अब वो कह रहे हैं जी अच्छा सितंबर तक हम इस जंग को लड़ेंगे और अच्छा सितंबर तक पर इसका मतलब ये लड़ेंगे कि ईरान जब तक जो टाइमलाइन है जंग की वो तो इस पर तय होनी है कि जब तक ईरान जवाबी हमले कर सकता है। तो इसका मतलब सितंबर तक ईरान जवाबी हमले कर सकता है। बहुत बुरे तरीके से अमेरिका ने इस जंग के अंदर अपने आप को फंसा लिया और इंडिकेटर्स बहुत वाजे थे कि ये जंग उनके लिए डिजास्टर साबित होगी। अब वो जो इनका डैमेज होता चला जा रहा है, ये जुल्म बढ़ाते चले जा रहे हैं, सफाकियत बढ़ाते चले जा रहे हैं, खौफनाक बमबारी ये ईरान के ऊपर कर रहे हैं, कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, सिविलियन टारगेट्स को जब निशाना बना रहे हैं और जुल्म जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो उनका नुकसान हो रहा है। अब जरा अगली बात सुनिए, अली लड़जानी की कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनने में आ रहा है कि फौज उतारने की कोशिश की जा रही है। सोचो विचार हो रहा है कि फ्यू थाउजेंड्स, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 फौज जो है वो ईरान के अंदर उतार दी जाए। उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं अमेरिकी फौज का, हम अमेरिकी फौज का इंतजार कर रहे हैं और हजारों फौजी मारे जाएंगे और हजारों को हम जंगी कैदी बनाएंगे। यह स्टेटमेंट देना जो है ना वो किसी के बस की बात नहीं है। और वो मुल्क जिसके ऊपर जंग लॉन्च हो चुकी है और जिसकी तमाम लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, उस मुल्क की लीडरशिप ऐसी स्टेटमेंट दे रही है। यह कोई शुगल की बात नहीं है। हजारों अमेरिकी फौजी वो कह रहे हैं अपनी जानों से जाएंगे और हजारों को हम जंगी कैदी बनाएंगे और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और उतर के जरा दिखाओ। तो बात यह है कि अमेरिका एक ऐसी बड़ी ताकत है कि वो चाहे तो महीनों या सालों तक इस जंग को चलाए, चाहे तो 20 साल तक इस जंग को चलाए। लेकिन बात यह है कि इस जंग के बाद अमेरिका का रहना कुछ नहीं है और 20 साल जंग चलाने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका यहां से कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री लेकर निकलेगा। असल में तो जंग जितनी लंबी होती चली जाएगी वो अमेरिका ही का नुकसान है। आप ट्रंप की मेंटालिटी को समझते हैं, उसे तो एक छोटी सी जंग चाहिए, चंद दिनों की और डिसाइसिव वॉर, और यही उसको बताया गया था कि ये चंद दिनों की जंग होगी और डिसाइसिव वॉर होगी। जैसे वेनेजुएला में 30 मिनट का ऑपरेशन किया गया, अभी तक निकला उसमें से भी कुछ भी नहीं है। वो मडोरो की गवर्नमेंट तो वैसे की वैसे मौजूद है ना। तो यहां पर भी मकसद ये था कि फ्यू डेज की वॉर होनी है। तो ये जंग जितनी लंबी जाएगी उतनी ज्यादा कॉस्ट जो है वो अमेरिका पर बढ़ती चली जाएगी और अमेरिकी सियासत के ऊपर जो असरात आएंगे और ट्रंप साहब जब अपनी कुर्सी खोने की तरफ भी जा रहा है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा बॉम्ब शेल गिराया है वो तो प्यूटन ने गिराया है। प्यूटन ने, यानी एक है कि ईरान की सपोर्ट करना, दूसरा है कि ईरान की सपोर्ट किस हद तक करना। रूस के पास जंगी तारे हैं, क्या वो जंगी तारे भेज सकते हैं ईरान की मदद को? नहीं। रूस के पास न्यूक्लियर है, क्या वो ईरान की मदद को न्यूक्लियर भेज सकते हैं? नहीं। लेकिन प्यूटन एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो न्यूक्लियर लाइक ऑप्शन है। उसमें एटम बम तो नहीं भेजा जा रहा, लेकिन यह एटम बम के बराबर का ऑप्शन है। प्यूटन ने कुछ देर पहले यह स्टेटमेंट दी है कि हम दुनिया को ऑयल की सप्लाई बंद कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट को ऑयल और गैस की, एनर्जी की सप्लाई जो बंद कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि यह कितनी बड़ी डिजास्टर्स वॉर है कि जो ट्रंप साहब छेड़ के बैठ गए हैं और उन्होंने ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं उसको कैलकुलेट ही नहीं किया कि ये क्या से क्या हो सकता है इसके लिए। अब दुनिया का मेजर जो ऑयल सप्लाई है वो कहां से जा रही है? गल्फ से जा रही है और रशिया में जो ओपेक मेंबर हैं वही ऑयल दे रहे हैं ना। तो ओपेक मेंबर तो ये सारे हैं, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, इन सब का ऑयल बंद हो चुका है। उसके बाद मेजर ऑयल किसके पास है, एनर्जी किसके पास है? रशिया के पास है, वो यूरोप के पास नहीं है। और जो अमेरिका के पास ऑयल है उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। वेनेजुएला का ये जो मामला चल रहा था कि उनके पास शेल ऑयल है, वो पेट्रोल के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है लेकिन वो बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए और जेट्स के लिए और ये वो बाकी उस मशीनरी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो पेट्रोल के लिए आप उसको जब इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी
जो दुनिया को ऑयल सप्लाई करने वाले मुल्क हैं वो तो ओपेक कंट्रीज है ना, जो गल्फ, ये मिडिल ईस्ट के मालिक हैं, गल्फ मालिक हैं, और रशिया है। अब अगर रशिया ने भी सप्लाई बंद कर दी, ऑलरेडी गल्फ की सप्लाई बंद होने से जो दुनिया का हाल हो गया है, तो अगर रशिया ने भी बंद कर दी तो फिर अब ये पूरी दुनिया का मीडिया जो भरा पड़ा है। प्यूटन सजेस्ट कि रशिया में हाल्ट गैस सप्लाईज टू यूरोप। प्यूटन थिंकिंग लाउड, रशिया थ्रेटन्स टू कट गैस सप्लाईज टू इंटरनेशनल मार्केट। रशिया में हाल्ट गैस सप्लाईज टू यूरोप एंड इंटरनेशनल मार्केट अमिड ईरान एनर्जी स्पाइक। यानी उधर वो एनर्जी वहां से बंद हो गई है मिडिल ईस्ट से, और इधर से अब रशिया कह रहा है कि हम भी बंद कर सकते हैं। और कौन कह रहा है? प्यूटन खुद कह रहा है। तो प्यूटन अगर कह रहा है तो इसका मतलब वो ऐसा करने का इरादा भी रखता है, और किसी भी वक्त वो ये कर सकता है, क्योंकि वेस्ट को आप घुटनों पर कैसे लेकर आएंगे? आप उनको कोई ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे कि जिससे वो घुटनों पर आ जाए। तो रशिया को भी पता है कि यूरोप किस तरह से, वेस्ट किस तरह से उनको भी टुकड़ों में तकसीम करने का इरादा रखता है। यूक्रेन की जंग इसलिए छेड़ी गई है कि रशिया को मजीद कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। तो जो ईरान के साथ खड़ा होना है वो रशिया का नेशनल इंटरेस्ट है। तो अब ये बॉम्बशेल इस वक्त जब प्यूटन ने गिरा दिया है, दुनिया ठप हो जाएगी। दुनिया जब वो ठप हो जाएगी, और ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो दुनिया में जंगों से मुनाफा कमाते हैं। वो जो एब्स्टीन एलीट है वो भी ये वाले लॉसेस बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और आगे सुनिए, पर्शियन गल्फ के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, खलीज फारिस में इस वक्त क्या हो रहा है। आज जो नंबर्स सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 400 के करीब बहरी जहाज जो हैं वो पर्शियन गल्फ के अंदर फंस गए। 400 के करीब आज नंबर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसके अंदर कार्गो शिप्स भी हैं, इसके अंदर ऑयल टैंकर्स भी हैं, और इसके अंदर क्रूज शिप्स भी हैं। यानी वो जो टूरिस्ट को लेकर जाते हैं और पूरी दुनिया का वो सफर करते हैं। 6 क्रूज शिप्स जो हैं ये इस वक्त खड़े हुए हैं यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इनकी बंदरगाहों के ऊपर। 6 बड़े क्रूज शिप्स, और उसके अंदर हजारों पैसेंजर्स हैं, और वो भी वहीं पर फंसे हुए हैं। और किसी मुल्क के 4 हैं, किसी मुल्क के 50 हैं, किसी मुल्क के 7 हैं। यानी मुख्तलिफ मुल्कों के जो ऑयल टैंकर्स हैं जो वहां पर ऑयल लेने गए हुए थे वो भी दरमियान में फंस गए हैं। और ओवरऑल 1 लाख के करीब तादाद हो सकती है जो सी ट्रैवलर थे वो फंस गए। यानी जो पैसेंजर हैं, जो क्रूज शिप्स के ऊपर हैं, जो टैंकर्स के ऊपर हैं, जो इन तमाम कमर्शियल कार्गो और ऑयल टैंकर्स, इन सब के जो क्रू मेंबर्स हैं, ट्रैवलर हैं, टूरिस्ट हैं, वो बना के 1 लाख के करीब वो तादाद हो सकती है। तो दुनिया तो ठप हो रही है ना। अच्छा, अब आगे सुनिए। गल्फ कंट्री जो हैं इनकी जो सारी इकॉनमी है उसका मेजर शेयर जो है वो ज़ाहिर ऑयल है, लेकिन ऑयल के अलावा मेजर शेयर क्या है? वो इनका टूरिज्म है। ठीक है ना। टूरिज्म के नतीजे में एक मुल्क को जो है वो 100 बिलियन डॉलर्स, 200, 300 बिलियन, ओवरऑल ये कई 100 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। यूएई की खास तौर पर, फिर कतर, सऊदी अरेबिया में आप देखिए कि टूरिज्म के ऊपर वो कितना काम कर रहे थे। और सबसे बढ़कर तो दुबई का टूरिज्म है, यूएई का है। तो ओवरऑल इनकी जो इंडस्ट्री है वो एग्जैक्ट नंबर्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये सैकड़ों बिलियन डॉलर्स की है। वो बिल्कुल समझ लें कि वो खसारा होने जा रहा है। और कई हजार फ्लाइट्स जो हैं जो बुकिंग हुई थी वो कैंसिल हो गई, जिन्होंने यानी अभी मार्च के अंदर आना था या अप्रैल के अंदर आना था, अगले कई महीनों की जो बुकिंग्स थी दुबई की, गल्फ की, वो कैंसिल हो गई। तो कई 100 बिलियन डॉलर का इनको खसारा सिर्फ इस मद के अंदर होने जा रहा है, और हो चुका है, क्योंकि वो बुकिंग्स है वो कैंसिल हो गई हैं। और जाहिर है कि इस साल तो फिर अभी जंग कब रुकेगी, कब यहां पर स्टेबिलिटी आएगी, ये टूरिस्ट वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। तो ये कई 100 बिलियन डॉलर का नुकसान इनको हो चुका है। और ये वो मुल्क हैं जो अमेरिकी इकॉनमी का एक अहम पिलर हैं, ये अमेरिकी इकॉनमी का एक अहम हिस्सा है। और वैसे भी इन्होंने ट्रंप को जब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करने का ऐलान किया था, तो इनके क्या दरख्तों पे पैसे लगते हैं, वो पैसा यहीं से जनरेट होना था, ऑयल के नतीजे में, टूरिज्म के नतीजे में, बाकी चीजों के नतीजे में वो पैसा अभी जनरेट होना था। वो इनकी जेबों में नहीं पड़ा हुआ। ये यूएई की जेब में 1.2 ट्रिलियन डॉलर नहीं पड़ा हुआ कि जो उन्होंने ट्रंप को देना था। वो ये प्रोजेक्ट था कि भाई यहां से पैसे आएंगे और वो अगले 3-4 साल में वो हम इन्वेस्ट करेंगे वहां पर। तो जब पैसे नहीं आने तो इन्वेस्टमेंट कहां से होनी है। तो ये गल्फ के साथ जो हुआ है ना, ये पूरी दुनिया के लिए सबक है। और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी की जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई है। यानी वो ममालिक जो अमेरिकी मफादात के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए, जिन्होंने अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स खरीदे, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, उनके साथ अमेरिका ने यह सलूक किया है, उनके साथ यह सलूक किया है। जानते बूझते हुए जंग छिड़ गई है। मैंने पहले भी मिसाल दी कि अमेरिका को अपनी नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा पता है कि ये किसी ऐसे मुल्क पर हमला नहीं करता जिसके पास ऐसे वेपन हो कि जो मेन लैंड अमेरिका तक पहुंच सके। तो इनको गल्फ की सिक्योरिटी में यह प्रिंसिपल याद नहीं है कि आप एक ऐसे मुल्क के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं जो अल-ऐलान ये कहता फिरता है कि हम अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएंगे, जिनके पास ये वेपन्स हैं कि वो इनकी बेसिस तक जब पहुंच सकते हैं, इनके मुल्कों तक पहुंच सकते हैं। और सारी तैयारी उन्होंने इस हवाले से कर रखी है
तो उधर इनको प्रिंसिपल याद नहीं आया, ये जानबूझकर इन्होंने ये सारा कुछ किया। तो अब इसका बरहराज जो धचका है वो उधर लगने जा रहा है। अब अगली बात सुनिए, ईरान इस वक्त है वो अगले आपको 72 घंटों में 96 घंटों में आपको नजर आएगा इन मुल्कों के अंदर डेटा सेंटर जो है, अमेरिकी जो टेक, अमेरिकी इकोनॉमी, अमेरिकी ताकत का एक एक पिलर जो है वो उसको ईरान हिट करने जा रहा है। जो एआई है, ये जाहिर है कि अब अमेरिकी ताकत का जो सबसे बड़ा शाकार है वो एआई है। एआई के डेटा सेंटर यहां पर बन रहे हैं और मजीद बनने हैं और बने बहुत सारे मौजूद हैं। तो इन डेटा सेंटर्स को ईरान जब वो हिट करने जा रहा है, तो ये ना समझे कि ये डेटा कोई ऐसा है जो इस रीजन से मुतालिक नहीं, जो अमेरिका की ओवरऑल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया में, ये उससे रिलेटेड डेटा सेंटर्स है। इन डेटा सेंटर्स को जब वो ईरान हिट करने जा रहा है, और यहां पर जो वेस्टर्न अमेरिका की कंपनीज और उनके बिजनेसमैन और ये सारा उनके बैंक्स मौजूद हैं, बहुत कुछ है, ईरान उनको जब वो हिट करने जा रहा है बहुत जल्द, यानी कि जब थर्ड और पेट्रियार्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद ईरान ये काम करने जा रहा है। वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि ये थर्ड और पेट्रियार्ड खत्म हो जाए। अलबत्ता यहीं पर एक और नाजुक मरहला आने वाला है। वो यूं आने वाला है कि जब यूएई का, कतर का, इन मुल्कों का एयर डिफेंस खत्म होने की तरफ जाएगा, अभी इनके पास स्टॉक थोड़ा सा है, 4-5 दिनों का है, तो जब वो खत्म होने की तरफ जाएगा और ईरान के हमले जारी होंगे तो फिर शायद ये ईरान पर हमला भी कर दें, क्योंकि अभी इनके पास स्टॉक है और अभी इटली की जानिब से यूएई को जो एयर डिफेंस है वो ट्रांसफर किया गया। तो आगे वो भी लम्हा आने वाला है, क्योंकि अभी ये बैठे ना कि ठीक है हमारे पास एयर डिफेंस है और सादा धमकियां दे रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, अटैक करेंगे, अटैक करेंगे, लेकिन जब एयर डिफेंस भी खत्म हो जाएगा और हमले जारी होंगे तो फिर ये क्या करेंगे? और अगर ये ईरान पर हमला करेंगे तो यमन कह रहा है हम फ्रंट खोल देंगे, और इनके लिए जो क्राइसिस है, मैंने आपको बता दिया कितनी वीकनेसेस हैं। ये मुल्क जंग करने के लिए बने नहीं थे, ये तो जंग करने वाले, इनमें एक बंकर भी नहीं है और सारे इनके लोग बाहर से आए हुए हैं। ये मुल्क तो जंग करने के लिए नहीं बने थे। तो इनको तो जंग में जब ड्रैग किया है अमेरिका ने और नेतन्याहू की साजिश ने। अब ईरान के अंदर सूरत हाल क्या है? ईरान जो है वो, जो उनका लड़ने का पैटर्न है वो ये है कि वो आइसोलेटिंग यूनिट्स के अंदर लड़ रहे हैं, यानी कोई एक मेन कमांड नहीं है कि वो सुबह बताती है कि यहां पर हमले करने। ईरान ने कई साल, तकरीबन 2 दहाइयों से इस जंग की तैयारी कर रहा था। जब इराक पर अटैक हुआ तो ईरान को यह वाज़ेह हो गया कि उन पर अटैक होगा, तो उन्होंने मुल्क को कई यूनिट्स के अंदर, कई कमान के अंदर तब्दील कर रखा है और हर एक को उसके टारगेट्स दे दिए गए हैं और एक जनरल जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो दे दिए गए हैं कि हमने हर टारगेट से क्या स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल करने, तो उसी के तहत ये हमले होते चले जा रहे हैं। तो ये इन हमलों को रोक ही नहीं सकते हैं। ये दुनिया में कहीं इन्होंने ऐसी जंग नहीं लड़ी जो ईरान इनके साथ लड़ रहा है। कि एक होता है ना कि लीडरशिप को निशाना बना दिया, मेन कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बना दिया, अब वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहां पर इतने लीडर्स हैं, इतने कमान हैं कि ये तबाह करते करते इनको पूरे ईरान पर कब्जा करना पड़ेगा, समझ। तो ये ईरान का जो पैटर्न है और उनका जो सबसे बड़ा हथियार इस वक्त साबित हो रहा है वो ड्रोन है। और ड्रोन जो है वो उनके पास दसियों हजार में है और साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम ड्रोन्स की प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक वो 200 से 300 ड्रोन जो वो पर डे प्रोड्यूस कर रहे थे। अब इस वक्त वो कितने कर रहे हैं, हो सकता है कम हो गए हो सकता है इससे भी डबल हो गए हों। और रशिया और चाइना से तो फ्लाइट्स आ ही रही हैं, वो भी तो उतर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कुछ जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो हर लिहाज से ये जंग जब इनको उल्टी पड़ रही है और लेबनान की जो सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। इसराइल एक भेड़िए की तरह एक जगह से दूसरी जगह बमबारी कर रहा है और फलस्तीनियों को मार रहा है, लेबनीज को मार रहा है, ईरानियंस के सरों के ऊपर बम गिरा रहा है। एक भेड़िए की तरह वो पूरे रीजन के अंदर मासूमों की जानें ले रहा है और खुलेआम, और साथ स्टेटमेंट्स भी दे रहा है कि हम इसके साथ इसका ये असर करेंगे, उसका वो असर करेंगे। अभी समुतरिस ने बयान दिया है कि जो सदरन लेबनन है इसको हम खान यूनस बनाएंगे, यानी वो काम जिस पर इनको शर्मिंदा होना चाहिए था और दुनिया को इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था, वो उसकी मिसालें देते फिरते हैं। दूसरों को भी उसी अंजाम की मिसालें देते हैं। और ये बात हम आपको करते रहे कि गजा में जो कुछ हो रहा है ये असल में दूसरों को बता रहे हैं कि हम हर एक के साथ ये करेंगे। तो अगर इनको ना रोका गया तो ये वाकईतन हर एक पर अटैक करेंगे। तो वही गलती थी जो हुई। गल्फ से 2 बड़ी गलतियां हुई हैं। एक, इस पर खामोश रहना, इन्होंने ना इसराइल की एयर स्पेस बंद की, ना इसराइल के एम्बेसडर्स को निकाला, ना बल्कि तो ये मुल्क तिजारत करते रहे, इंटेलिजेंस शेयर करते रहे। और दूसरा ये कि अपने आप को मिलिटरीली तैयार ना करना और मुकम्मल डिपेंड रहना उस अमेरिका पर जिसके बारे में हेनरी किसिंजर ने कहा कि दोस्ती हमारी ज्यादा बुरी है, ठीक है ना, दुश्मनी से ज्यादा बुरी हमारी दोस्ती है। तो ये उस पर इत्तेफाक करके बैठे हुए थे। और जो इनको कहानियां बताई जाती रही, एब्राहम अकॉर्ड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो तुम सेफ रहोगे, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब जनाब लेबनान को ये कह रहा है कि इसको हम जो है वो खान यूनस बनाएंगे खुलेआम, यानी उनके जो इरादे हैं वो छुपे हुए नहीं है। वो कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं यहां पर, बल्कि पूरे रीजन के लोगों का, हर कौम को, मासूमों को, निहत्तों को वो इतनी बेदर्दी के साथ जो मार रहे हैं। और लेबनान में अब इजराइल ने कहा है कि हम सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाएंगे
और मजबूर कर देंगे लेबनीज गवर्नमेंट को कि वो लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करे। तो लेबनान जो है वो एक अपने दौर के सबसे सवेयर तरीन क्राइसिस में से गुजर रहा है, जहां पर एक सिविल वॉर का भी खतरा बहुत ज्यादा है। जो लेबनीज गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हम IRGC को यहां पर बैन कर रहे हैं, जो भी IRGC का बंदा हमें यहां पर मिलेगा उसको हम अरेस्ट करेंगे और उसको जो वो हम मार भी सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये लेबनीज गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ खड़े होकर हिजबुल्लाह और ईरान के ऊपर भी जंग जब डिक्लेयर कर दी है, और शाम ने अपनी फौजें भेजी हैं लेबनान के बॉर्डर के ऊपर और इराक के बॉर्डर की तरफ। तो यानी कि और आगे फिर हिजबुल्लाह के क्लैशेस वक्त जारी हैं, और हिजबुल्लाह फिजाई अटैक्स भी कर रहा है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जो इन्होंने किया है इसके बाद अब वापसी का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम यहां से इस टाइम में हम पीछे हट जाएं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं कुछ हेडलाइंस भी जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूं। अली लरजानी की जो स्टेटमेंट है कि थाउजेंड्स ऑफ US ट्रूप्स विल बी कैप्चर्ड, और मारे जाएंगे इन ईरान, जंगी कैदी भी बनेंगे और मारे भी जाएंगे। ये इतनी सख्त स्टेटमेंट है। तो वी आर वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जरा आओ तो सही। और यहां पर कोई ये वॉक इन पार्क तुम्हारे लिए नहीं होगा कि तुम यहां पर आकर जब वो कोई डांस करोगे, हम तुम्हें बताएंगे कि यहां पर क्या होता है, तो तुम जरा आओ तो सही। अच्छा, रीजन में एक और बड़ा खतरनाक तरीन काम शुरू हो सकता है, बहुत खतरनाक काम, इसको बड़ी मुश्किलों के साथ रोका गया था। वो ये है कि डिफरेंट मिलिशिया सर उठा सकती हैं, और फिर वो क्या करती हैं कि वो वेस्टर्न जो नेशनल्स हैं उनको अबडक्ट कर लेती हैं, उनको अगवा कर लेती हैं, और उसमें अमेरिकी भी होते हैं, उसमें यूरोपियंस भी होते हैं, बाकी दुनिया के नेशनल्स भी होते हैं, फिर उनका वो तबान मांगते हैं। ये काम बड़ी मुश्किलों के साथ रोका गया था, और ट्रंप ने एक बार फिर अपने लिए और अपने वेस्टर्न इत्यादियों के लिए और रीजनल इत्यादियों के लिए यानी कि रीजन को इनसिक्योर कर दिया। सबसे पहले तो अपने लिए रीजन को इनसिक्योर किया, कहते हैं 14 मुल्कों से निकल जाओ, यहां पर 14 मुल्कों से अपने शहरियों को निकाला। तो इसी दरमियान जो है वो